नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या होगा? दूसरा चैप्टर। याद करिए मैंने सिलेबस बताया है मॉडर्न हिस्ट्री कैसे खत्म होगी। तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखलाता हूं और आप खुद देखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें कैसे स्टार्ट होगी वो आप समझ पा रहे होंगे। आपने पहला चैप्टर में देखा कि यूरोप पे कंपनी का आगमन, यानी यूरोप की जो कंपनी है, यूरोप की कंपनी क्या है सर? यूरोप में 5 प्रमुख देश मैंने आपको बताए, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया पुर्तगालियों के बारे में, इसके बाद फिर मैंने बताया डचों के बारे में, फिर मैंने बताया अंग्रेजों के बारे में, फिर मैंने आपको बताया डेनिस के बारे में, और देन फिर लास्ट आपका जो है वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो 5 देश है ये कहाँ के देश है भाई? यूरोप के हैं ये 5 देश। तो यूरोप के ये 5 देशों ने अपनी कंपनी बना करके पूर्वी एशिया में ही है भारत, वहां से ये क्या करेंगे, ये सारी कंपनी भारत के साथ ट्रेड करेगी। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे पहले कंपनी का गठन भी 1498 में आपने देखा। डच, उसके बाद कंपनी का स्थापना, देखिए कंपनी का स्थापना तो उसके बाद 1600 में ही हो चुका था अंग्रेजों की, और इसकी हुई है कब? 1602 में, और ये 1602 में आ गया और अंग्रेज आए 1608 में। उसके बाद डेनिस आए 1616 में स्टैब्लिशमेंट करके, और फ्रांसीसी आए 1664 में। तो आपने सारा कुछ देखा। पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी याद भी मैंने करवाया, एकदम एकदम मैप में मैंने याद कराया कि पुर्तगाली जब भारत आए तो उन्होंने किस बंदरगाह में कहां पे अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। अच्छा, व्यापारिक कोठी का मतलब भी मैंने आपको क्लियर किया है। देखिए व्यापारिक कोठी का मतलब भी समझ लीजिए एक बार अच्छे से, कि जो ये लोग आ रहे हैं यूरोप से भारत में ट्रेड करने के लिए, तो इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी करने का मतलब क्या है? एक गोदाम टाइप का क्या किया है, एक कोठी बना लिया, जहां पे अगर वो लोग आ रहे हैं पुर्तगाल से या ब्रिटेन से या डच से, तो अपना कुछ सामान ला रहे तो वो यहीं पर रखेंगे, या भारत के साथ कुछ सामान खेती वाती जो भी किए हैं वो यहाँ पे आके स्टोर करेंगे। अरे भाई देखिए, अब यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ तो इसकी देखभाल के लिए क्या चाहिए भाई? सेना चाहिए। तो वो अपनी सेना ला करके इसकी चारों क्या करते थे? घेराबंदी करते थे। इस प्रकार से आप इसका एक सेना केंद्र भी कह सकते हैं इस व्यापारिक कोठी को। और यही तो हुआ, अंग्रेजों ने तो यही किया था। व्यापारिक कोठी में इतना अधिक सेना जुट आने लगा कि जो भारत में जो मुगल बादशाह की जो सेना थी वो कमजोर पड़ने लगी इनकी व्यापारिक कोठी को जो देखभाल कर रहे थे उनकी सेना से। और फाइनली यही अंग्रेज कि जो व्यापारिक कोठी की जो देखभाल करने वाली जो सेना है वो इतने हावी हो जाएंगे मुगल बादशाह के सेना के ऊपर, और ये अपना पूरा वर्चस्व भारत में आप देखेंगे क्या कर लेंगे भाई? फैला लेंगे, यानी कि वो अपना विस्तार कर लेंगे। तो यही तो चैप्टर का नाम है कि अंग्रेजों का भारत में विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके चीजों को दिखाऊंगा कैसे इनका विस्तार हो रहा है अंग्रेजों की। तो अभी पहला चैप्टर तो आपका क्लियर है। पुर्तगाली के बारे आपने देखा, डच के बारे आपने देखा, डेनिस देख लिया, फ्रांसीसी देखा, और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आएगी, ट्रेड करेगी, और साथ के साथ यही पूरे साम्राज्य का विस्तार कर लेगी भारत में, यानी ब्रिटिश का भारत में विस्तार। ये दूसरा चैप्टर समझ में आया? अब आपको क्लियर है? ठीक है भाई, तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बात है यहाँ पे, अब मेन जो अभी आपको समझना है कि अंग्रेजों की है ना, यानी कि मैं ब्रिटेन लिख रहा हूं, इसको आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ब्रिटेन का मतलब समझ में आ रहा है अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज ये देखें कि जो पुर्तगाली हैं, ठीक है, जो पुर्तगाली हैं 1498 में ये क्या किए? भारत के साथ व्यापार करना शुरुआत किया। और एक बहुत गरीब देश है ये, और भारत के साथ जब ये व्यापार करना शुरुआत किया तो इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगी। इसको देखा देखी में जो अंग्रेज की जो महारानी है, ठीक है ना, अंग्रेज की यानी इंग्लैंड की जो महारानी है, महारानी का नाम क्या है भाई? महारानी का नाम है एलिजाबेथ। ठीक है, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने क्या किया? 31 दिसंबर, एकदम डेट के साथ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि अंग्रेज का ही तो पूरा रूल आपको पढ़ना है ना, शासन पढ़ना है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की? स्थापना की, और इनको 15 साल के लिए, ठीक है ना, मोनोपोली दिया गया, यानी कि एकाधिकार दिया गया कि एकमात्र कंपनी जो इंग्लैंड की जो कंपनी होगी वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट एशिया के साथ, यानी कि भारत, इंडोनेशिया जो आपका जो देश है, यहां से क्या कर सकते हैं?
मात्र केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकती है, वो ट्रेड कर सकती है। ठीक है, यानी मैंने ये कहा कि इंग्लैंड की जो महारानी जो है वो एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 में साइन करके फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की और उनको एक अधिकार दिया 15 साल के लिए कि समुद्री मार्ग से, ये भी याद रखना है, समुद्री मार्ग की बात हो रही है ना भाई, क्योंकि वो जो आपका रेशम मार्ग पे क्या कर लिया था कुस्तुनतुनिया पे 1453 में जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य थे उन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद जो यूरोप के जो देश थे भारत के साथ कैसे व्यापार करेंगे, इसके लिए इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की भारत तक पहुंचने के लिए। तो इसी समुद्री मार्ग में अंग्रेजों की जो एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको एक एकाधिकार दे दिया गया जो इंग्लैंड की जो रानी है एलिजाबेथ के द्वारा। 15 सालों तक आप जो है केवल व्यापार कर सकते हैं, कोई भी दूसरी कंपनी, अंग्रेज की जो कंपनी है यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगी एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। ठीक है, अब हमें ये बताइए इस समय मुगल बादशाह कौन होगा, बताइए, याद करिए इस समय मुगल बादशाह कौन होगा मेरे भाई, इस समय मुगल बादशाह कौन होगा, अकबर। पहले याद करिए, देखिए मैंने आपको अगर ये लिखा हुआ हो, अगर मैंने नहीं हटाया होगा तो चलिए भाई आ जाइए, देखिए यहां पे आप देख भी सकते हैं अकबर 1556 से लेकर मुगल बादशाह 1605 में था और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो गया, 1600, यानी इसी बीच में कौन है इस समय मुगल बादशाह। समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा स्टैंडर्ड भाई। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है, ये अभी भारत आया नहीं है, ये भारत आया कब, 1608 में। और जब 1608 में भारत आ रहा है तो इस समय मुगल बादशाह कौन है, जहांगीर है। कौन है, तो जहांगीर है। कौन है भाई, तो जहांगीर है। ठीक है, 1605 से लेकर 1627। तो दो सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 में भारत में ट्रेड करने के लिए हुई इनकी स्थापना, तो इस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो इस समय मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। लेकिन जब ये भारत आ रहे हैं 1608 में ये भारत आएंगे, इस समय जो मुगल बादशाह है वो कौन है, तो वो आप बताएंगे जहांगीर है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर। देखिए ये सब पॉइंट ऑलमोस्ट स्टूडेंट याद नहीं रखते हैं, कंफ्यूजन होता है, अकबर टिक कर देते हैं। तो देखिए सवाल को देखिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन की बात हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो इस समय मुगल बादशाह अकबर है। अब ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पे अब अभी 1600 में गठन हुआ है, अब 7-8 साल तक ये लोग सोए हुए हैं। ठीक है, 7-8 साल तक अभी ये सोए हुए हैं, कंपनी बना ली है लेकिन व्यापार करने के लिए अभी भारत भेजे नहीं है। अब जो है इंग्लैंड के राजा जगेंगे, इंग्लैंड के राजा का नाम है जेम्स प्रथम वन। ठीक है, जेम्स प्रथम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक दूत, इनका अपना एक दूत है जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। इनका नाम क्या है मेरे भाई, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इन कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने भारत भेजा 1608 में, यानी पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रहे हैं 1608 में। और ये सब 1608 में भारत आए तो ये भारत में कहाँ उतरे, तो सूरत बंदरगाह में उतरे थे। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सूरत बंदरगाह में ये उतरते हैं और भाई समुद्री मार्ग से आ रहे तो जहाज से आएंगे, उस जहाज का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो वो कौन सा जहाज था, हेक्टर जहाज। जहाज का क्या नाम था भाई, हेक्टर जहाज था। अब देखिए सूरत में अब ये उतरे हैं, अब अपने साथ में क्या लाए हैं, ये कैप्टन हॉकिंस सामान लेकर के आए हैं, कुछ चीजें लेके आए हैं जो मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह को क्या करेंगे, गिफ्ट भी देंगे। तो वो सब सामान ये कहाँ रखें, तो इन्होंने 1608 में ही एक अस्थाई व्यापारी, अस्थाई मतलब इनको कोई परमिशन नहीं मिला मुगल बादशाह से कि आप यहाँ पे व्यापारी, अपने मन से इन्होंने एक व्यापारी कोठी, अस्थाई व्यापारी कोठी का क्या कर लिया भाई, गठन कर दिया। कहाँ पे अस्थाई व्यापारी कोठी इन्होंने कहाँ पे बनाया, तो आप याद रखिएगा सूरत में। कब, 1608 में, विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे अपना सारा सामान उमान रख करके 1609 में ये चलते हैं कहाँ, जो मुगल बादशाह है अभी, मुगल बादशाह भी कौन होगा, बादशाह कौन होगा, अकबर, बिल्कुल नहीं, मुगल बादशाह कौन हो गए, जहांगीर। जहांगीर के दरबार में जाते हैं। जहांगीर के दरबार यानी कहाँ पे इनका दरबार लगा हुआ था, यानी कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में ये सवाल कि जो जेम्स प्रथम के जो दूत थे कैप्टन हॉकिंस, इनकी मुलाकात मुगल बादशाह जहांगीर से कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा आगरा में इनका दरबार लगा हुआ था। कहाँ पे, तो भाई आगरा में। ठीक है, जहांगीर से इनकी मुलाकात कहाँ पे होती है, आगरा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इनसे मिलते हैं। और जो याद, एक बात ये समझिए, जो मुगल बादशाह है ना, यहाँ इनके दरबार में फारसी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती थी, फारसी भाषा बोली जाती थी।
और ये बात किनको पता है? ये बात पता है आपको कैप्टन हॉकिंस को। इसीलिए ये पहले से ही फारसी भाषा को सीख करके आए हुए थे, ताकि जो मुगल बादशाह है उनको क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके, जिससे कि उनको क्या मिल सके भाई, परमिशन मिल सके भारत में ट्रेड करने के लिए। तो इनसे ये बहुत फ्रैंकली फ्रांसीसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कैप्टन हॉकिंस ने, जिससे जो जहांगीर थे काफी अधिक प्रभावित हुए। ठीक है, काफी अधिक प्रभावित हुए, काफी इनका मान इज्जत किया गया। ठीक है, मान इज्जत किया गया। और मुगल बादशाह में एक प्रथा चलती थी, मनसब प्रथा। ठीक है, मनसब प्रथा, तो इनको 400 का मनसब दिया गया। 400 का मनसब क्या है? पैसा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मनसब मतलब क्या है? आपको एक रैंक दिया जाता है, उस रैंक के आधार पर आप जो मुगल बादशाह का जो दरबार लगता है वहां पे बैठेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर अगर आपको 10,000 रैंक मिला, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे बादशाह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप बैठेंगे चेयर लेके। अगर आपको 9,000 रैंक मिला तो उसके बाद इसके पीछे आप बैठेंगे। तो इनको 400 का रैंक मिल रहा है, यानी कि ये यहाँ पर बैठने का इनको एक, देखिए इनका स्वागत अच्छा से किया गया, क्योंकि ये जब फारसी भाषा बोल रहे थे और इनके दरबार में भी फारसी भाषा बोला जाता था, इनसे ये काफी प्रभावित हुए। और इन्होंने ही, जहांगीर ने ही इनको एक उपाधि दी थी, इंग्लिश खां की। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी कैप्टन हॉकिंस को? तो जहांगीर ने दी थी। कितना उनको रैंक मिला था, यानी कि मनसब दी गई थी, ये भी आपसे पूछा गया। तो 400, यानी कि 400 का रैंक है। सबसे न्यूनतम मनसब कितना होता था? 10, यानी कि जो सबसे पीछे पावदान में बैठेंगे जिनका मनसब कितना होगा? 10th रैंक। तो यहां पर कौन बैठ रहा है? कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में। लेकिन अभी इनको सूरत में जो इनकी अस्थायी व्यापारिक कोठी है, इनको यहां पे परमिशन नहीं मिला है। अब देखिए फाइनली हुआ क्या, यहां पे हो क्या रहा है कि 1611 की बातें हैं, ठीक है ना। 1611 में क्या हुआ, जो जहांगीर है, जहांगीर जो है अंग्रेजों को क्या करता है, अंग्रेजों को परमिशन दे देता है। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फाइनली कहां इनको परमिशन मिलता है? मसूलीपट्टनम में, यानी आंध्र प्रदेश में, अस्थाई व्यापारिक कोठी का गठन करने के लिए। यानी कि इनका पहला अस्थाई व्यापारिक कोठी कहां पे हुआ है? अब इसको समझिएगा। देखिए, अंग्रेजों का इस मैप को ध्यानपूर्वक अब देखेंगे, व्यापारिक कोठी को। देखिए, यहां सूरत में 1608 में एक तो अपना इन्होंने विदाउट परमिशन कोठी बना रखा है सूरत में। ठीक है, अब यहां पे इनको क्या मिल गया? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इनको 1611 में इनको क्या मिल गया? परमिशन मिल गया भाई। अब ये परमिशन लेकर के क्या बन रहे हैं? अपने व्यापारिक कोठी का गठन कर रहे हैं। 1611 में इनको क्या मिल चुका है? परमिशन मिल चुका है। 1611 में इनको क्या मिल चुका है भाई? 1611 में इनको परमिशन मिल चुका है। ठीक है, अब यहां पर अब एक बात बताइए, बात है 1611 में, इट मीन्स क्या? अब ये 1611 मतलब क्या है? इस समय कौन होगा भारत में? पुर्तगाली होंगे, क्योंकि ये 1498 से ही आ चुके हैं। और साथ के साथ और कौन होगा? एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, क्योंकि ये भी 1602 में आ चुके हैं भारत में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब इसी क्रम में यहां पे देखिए पुर्तगाली है, इनका माहे वाला क्षेत्र में है, इधर महाराष्ट्र में है। और इधर क्या करता है, जो पुर्तगाली जो है, इस सूरत जो इनकी व्यापारिक कोठी थी, जो अस्थायी व्यापारिक कोठी थी, पुर्तगाली उस पर क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, ये मैप को मैं क्लियर रखूंगा ताकि आपको अच्छे से मैं पूरा इनकी व्यापारिक कोठी को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हुआ क्या, आप इसको समझिए, यहाँ पे इस घटना को समझेंगे आप। तो अब समझिए, पुर्तगाली 1498 से ट्रेड कर रहा है भारत में, डच 1602 में आ चुके हैं, इन्होंने भी अपनी व्यापारिक कोठी बना रखी है। और अंग्रेज जो है 1608 में भारत में आया है, और इन्होंने बिना परमिशन के सूरत में अपनी एक व्यापारिक कोठी, और 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना रखा है। कहां? आंध्र प्रदेश में। ये परमिशन इनको मिला है, किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। अब एक चीज को समझिए कि ये जो परमिशन इनको मिल रहा है जहांगीर के द्वारा, हालांकि जो कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में, आगरा में जब इनकी मुलाकात हुई, फारसी भाषा में जब इनकी वार्तालाप हुई, इन्होंने परमिशन मांगा था सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने के लिए, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिला। और ये क्षेत्र में इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्षेत्र में जहांगीर का अधिकार नहीं था, इसलिए कहा गया कि भैया जाइए, वो हमारा क्षेत्र में नहीं है, हमें कुछ वहां पे टैक्स वैक्स चाहिए नहीं, वहां पे आप ट्रेड करिए, वहां के शासक आपको परेशान करेंगे, हम आपको यहाँ पे बस परमिशन दे रहे कि वहां पे व्यापारिक कोठी बनाए। ठीक है, ये चीज समझिए, ये इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। इस समय अंग्रेज अगर आप देखेंगे भारत में, इसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। किसकी पकड़ मजबूत है? पुर्तगाली की। इस समय पुर्तगाली जो है
आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था 3 गवर्नर आए थे इनके, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नीले जल की नीति इन्होंने अपना रखी थी। तो अभी बहुत मजबूत स्टेज में है अभी कौन, पुर्तगाली। अब इसी क्रम में पुर्तगाली जो देख रहे हैं, ये अंग्रेजों ने अपनी एक व्यापारिक कोठी बना रखा है सूरत में, जो विदाउट परमिशन है, अस्थायी है। इस पे क्या कर दिया इन्होंने, आक्रमण कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे आक्रमण हो रहा है पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज की जो व्यापारिक कोठी, अस्थायी व्यापारिक कोठी सूरत पे। और ये युद्ध जो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुए, इस युद्ध को कहा जाता है जवाली का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देख सकते हैं दरोगा में पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। जवाली का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था 1612 में। ठीक है, 1611 में ये मसूलीपट्टनम में इनको परमिशन मिल गया, और यही 1612 में पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने अंग्रेज की जो अस्थायी व्यापारिक कोठी थी सूरत, उस पर आक्रमण कर देता है, और यही युद्ध कहलाता है जवाली का युद्ध। ठीक है, अब ये देख रहा है ये युद्ध को कौन, जो मुगल बादशाह जहांगीर। और जहांगीर को पता है कि इस युद्ध में जीत किसकी होगी। ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है, पुर्तगाली इतने दिन से भारत में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है इस जवाली के युद्ध में। अंग्रेज जो होते हैं पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेज इस युद्ध को जीतते हैं, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित होता है, और 1613 में इनको परमिशन दे देते हैं कहां पे, सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। ठीक है, तो समझिए जो व्यापारिक कोठी अभी तक क्या था, ये अस्थायी थी 1608 में, इनको परमिशन कब मिला है, 1613 में अस्थायी व्यापारिक कोठी का परमिशन मिल चुका है। कहां पे, सूरत में। तो इनकी 2 व्यापारिक कोठी थी। समझिए सवाल कैसे बनेगा, अंग्रेजों की जो अस्थायी व्यापारिक कोठी कहां, सूरत में, कब, 1608 में। अब यही अस्थायी अस्थायी में कब बदला, तो कब बदला, 1613 में। जवाली का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, कब हुआ था, 1612 में। और इनकी पहली व्यापारिक कोठी अगर पूछा जाए तो देखिए, पहली व्यापारिक कोठी, सवालों का सुनिए अच्छे से, पहली व्यापारिक कोठी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा रहा पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी आपसे पूछा जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी। ठीक है, तो देखिए पहली व्यापारिक कोठी में आप क्या जवाब देंगे, और पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी और पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी में क्या आपका जवाब है। देखिए पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी इनको कहां मिला, 1611 में मसूलीपट्टनम में। ये आराम से आप जवाब दे देंगे। पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में। अब यहाँ ना अस्थायी है ना अस्थायी है, इट मीन्स यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अस्थायी व्यापारिक कोठी का बताइए, तो 1611 मसूलीपट्टनम टिक करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे सवालों के जो नेचर है, उनकी प्रकृति को समझिए क्या पूछा जा रहा है। और ये जो कंफ्यूजन होता है अस्थायी, यानी 1608 में क्या है ये, अभी इसके लिए अस्थायी था। कब ये हुआ अस्थायी से अस्थायी, जवाली का जो युद्ध हुआ उसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया ये बातें। ठीक है भाई, अब इसके बाद यहां तक व्यापारिक कोठी समझ में आ गया है। अब 1616 में जो जेम्स प्रथम है, ठीक है, जेम्स जो प्रथम है, जो इंग्लैंड के जो राजा हैं जेम्स फर्स्ट, इन्होंने अपने दूसरे दूत को, ठीक है ना, इसने अपने दूसरे दूत को, इसके दूसरे जो दूत है वो कौन है, थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो को कहाँ भेजा, भारत भेजा। और ये भारत जब आ रहे हैं 1616 में, तो इस समय मुगल बादशाह कौन है भाई, इस समय भी मुगल बादशाह कौन होंगे, जहांगीर। इनकी मुलाकात होती जहांगीर में, कहाँ पे, कहाँ, किस दरबार में, तो अजमेर में इनका दरबार लगा हुआ था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कैप्टन हॉकिंस आए, देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जामिनेशन में बनते हैं। देखिए जो कैप्टन हॉकिंस है, इनकी मुलाकात जहांगीर के साथ जो हुई है, देखिए जहांगीर के साथ इनकी जो मुलाकात हो रही थी, इनकी जो मुलाकात हो रही है कहाँ पे, आगरा में इनका दरबार लगा हुआ था। लेकिन अगर बात कर लिया जो इनके दूसरे दूत जो आए हैं थॉमस रो, ये जहांगीर, मुगल बादशाह जो जहांगीर है, उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, अजमेर में हुई थी। और ये भारत आए थे तो कहाँ पे उतरे थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी सूरत बंदरगाह में ही उतरे थे। ठीक है, और फाइनली इनसे भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए जहांगीर, इनसे भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इनको उत्तर भारत में, ठीक है ना, इनको उत्तर भारत में परमिशन देते हैं कि जाइए आप भारत में, भारत के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, उसके बदले आप हमें जो भी टैक्स है वो हमें टैक्स देंगे। ठीक है, समझिए। यानी अब इस मैप पे आइए, देखिए अभी अंग्रेज, अब इसकी इनकी जो पकड़ है कैसे मजबूत होगी, अब आप इसको समझिएगा। 1611 मसूलीपट्टनम में इनकी व्यापारिक कोठी आ चुकी है।
अब यहाँ पे इनका परमानेंट मिल चुका है, और थॉमस रो को क्या मिल चुका है, परमिशन मिल चुका है यहाँ पे भी, उत्तर भारत में भी। अब आप क्या कर सकते हैं, जाइए व्यापार करिए, ठीक है। अब इस बीच एक घटना है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस आंध्र प्रदेश का जो शासक है कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह से जाकर के मिलते हैं अंग्रेज, और इनको कहते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो बंदरगाह वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आप हमें अपना मतलब हमें ये दे दीजिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए। इसके बदले आप जो बोलेंगे, जितना भी आपको टैक्स वसूली चाहिए वो हम आपको देंगे। तो ये कुतुब शाह के साथ एक संधि करते हैं 500 पैगोड़ा में, ठीक है, 500 पैगोड़ा में, यानी कि सालाना आप हमें 500 पैगोड़ा दीजिए, बदले में आप जितना आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है आप उसको यूज करिए, आप वहां से जाइए, इधर भी आप जाइए इंडोनेशिया, इधर भी ट्रेड करिए, और यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र अब आप देख सकते हैं किस प्रकार अंग्रेजों के पूरे क्षेत्र में इनके हाथों में आ चुकी है, ठीक है। तो आप समझ पाए कुतुब शाह ने क्या किया, कितने पैगोड़ा में, 500 के पैगोड़ा में, ठीक है। पूरे साल भर में अंग्रेज क्या करेंगे, कुतुब शाह को 500 पैगोड़ा देंगे। इसके बदले क्या है, जहां से भी आंध्र प्रदेश के जिस भी बंदरगाह से आपको व्यापार करना है आप व्यापार करिए। अब इसी क्रम में ये जो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस मैप में आपको दिखाऊं, देखिए इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका मैसूर, ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटक। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं हैदराबाद का ये जो निजाम वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका पूरा मराठा हो गया। इधर हो गया आपका पंजाब, इधर हो गया आपका अवध, और ये हो गया पूरा बंगाल, ठीक है। समझिएगा कैसे अंग्रेज अपना पूरा विस्तार करेगा, चैप्टर का भी तो नाम यही है ना। तो अंग्रेज आप देख पा रहे होंगे कि कर्नाटक का युद्ध आपको मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, पढ़ाया भी है, मैंने बताया। तो कर्नाटक में अंग्रेजों का अपना वर्चस्व हो जाता है। तीसरा कर्नाटक जो युद्ध होता है ये आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, अंग्रेजों ने क्या कर लिया है, कुतुब शाह से 500 पैगोड़ा में डील कर चुका है, इस बंदरगाह को पूरा यूज करेगा। ये जो आपका गुजरात वाला जो क्षेत्र, सूरत वाला क्षेत्र में यहाँ इनकी अपनी व्यापारिक कोठी बन चुकी है। अब इनकी नजर किसके ऊपर रहेगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक। 1639 की एक घटना है, ठीक है। 1639 को क्या होता है, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को पूरा मद्रास, ठीक है, अंग्रेजों को पूरा मद्रास किराए में मिल जाता है। यानी ये जो पूरा जो देख रहे हैं ना ये वाला क्षेत्र 1639 में अंग्रेजों को मिल जाता है, किसमें, किराए में मिल जाता है। क्या मिल जाता है, किराए में। 1639 में किराए में किसको मिल चुका है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और याद रखिएगा जो अंग्रेज है फ्रांसीसी डे, ठीक है, याद करिएगा ये नाम। फ्रांसीसी डे ने मद्रास को एक प्लानिंग वे में क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं मद्रास को एक सिटी के रूप में बसाने का कार्य किसने किया था, फ्रांसीसी डे ने किया था। और इसी मद्रास में इन्होंने एक किले का निर्माण किया, सेंट डेविड किला। याद करिए मैंने आपको बताया भी है कई बार, पिछले क्लासेस में बताया, सेंट डेविड का किला मद्रास में। यानी अब देखिए इनकी पकड़ किस प्रकार से अंग्रेजों की, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा है, ये आंध्र प्रदेश कुतुब शाह से। अब ये पूरा महाराष्ट्र, ये जो पूरा मद्रास है इनको किराए में मिल चुका है। मद्रास को एक प्लान्ड वे में, मद्रास को यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिशमेंट कर दिया, किसने, फ्रांसीसी डे ने 1639 में। और यहाँ इन्होंने अपने एक किला का भी निर्माण कर लिया है, सेंट डेविड किला। देखिए नोट्स में सारी चीजें लिखी हुई है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अंग्रेजों के बारे में यह सारी चीजें लिखी है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, चीजों को समझने पे फोकस करेंगे। चलिए आ जाइए मैप में। अब इसके बाद यानी कि अब देखिए कैसे अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे हैं भाई। आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र इनका पूरा हो चुका है, सूरत में इनकी अपनी व्यापारिक कोठी हो चुकी है, मद्रास में 1639 इनके हाथ में आ चुका है। अब जो है इनकी नजर अब बंगाल के ऊपर पड़ेगी। अब देखिएगा इस बंगाल कैसे इनको मिलता है। देखिए हुआ क्या था, देखिए मेनली जो मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह जो होते थे वहां पे दो चीजें होती थी, एक होता था पद दीवान का और एक होता था फौजदार। ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे जब बंगाल का जो विस्तार हुआ अंग्रेजों का कैसे, वो बहुत डिटेल पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो बस अभी इतना समझिए कि दीवान और फौजदार होता है। दीवान का काम है टैक्स वसूली करना और फौजदार क्या है, सेना का देखभाल करेंगे, उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना है, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग लोग होते थे, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो मुगल बादशाह जो थे इनके जो जमींदार थे क्या करते थे, यानी ये जो दीवान थे हर पूरे, अब भाई इतना बड़ा बंगाल मैंने बताया है, आज का वेस्ट बंगाल, आज का आपका बिहार, आज का उड़ीसा, यानी बिहार में आप झारखंड भी ले लें, और पूरा आज का बांग्लादेश।
तो पूरे क्षेत्र में क्या कहते हैं, अलग अलग जमींदार थे, और जमींदार क्या करते थे, जो मुगल बादशाह है जहांगीर को पैसा देते थे टैक्स वसूल करके। तो ये जमींदार क्या करने लगे, टैक्स देना बंद कर दिए। इस कारण अंग्रेज बंगाल के जो मुगल बादशाह को क्या है भाई, खजाना में पैसा आना कम हो गया। इसलिए मुगल बादशाह ने कहा कि भाई कि ये पूरा बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये किसको दे रहे हैं, जमींदारी में दे दिए। किसको दे दिए भाई, अंग्रेजों को दे दिए। देखिए अब कैसे ये बंगाल अंग्रेज अपने अधीन कर लेगा, ठीक है, इस बंगाल को अंग्रेज अपने अधीन कर लेगा, पूरे क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लेगा। अभी केवल जमींदारी मिली है अंग्रेजों को। मुगल बादशाह इनको दिए कि भाई आप यहां पे आइए, व्यापार करिए, बदले में आप हमको क्या करेंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको वो जब जमींदार हुआ करते थे मुगल बादशाह के, वो इनको टैक्स देना बंद कर दिए थे, खुद को स्वतंत्र घोषित करने लग गया था, ठीक है, अपने ही वो सारा चीज देखने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र किसको मिल गया, अंग्रेज को मिल चुका। यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे मराठा वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे किसका अधिकार है, ये किसका पूरा यहाँ पे है, पुर्तगालियों का है भाई, है ना, मराठा है, दमन दीव बेसिन वाला क्षेत्र ये सब। अब इसी दौरान पुर्तगाली की जो राजकुमारी है कैथरीन, इस कैथरीन की विवाह जो है इंग्लैंड के जो राजा है चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय के साथ तो हो रहा है शादी किसकी, पुर्तगाली की राजकुमारी की। तो भाई पुर्तगाली ने दहेज में तिलक में ही पूरा महाराष्ट्र दे देता है, पूरा महाराष्ट्र जो है तिलक में ही दे दिया। अब ये चार्ल्स द्वितीय तो है कहाँ, इंग्लैंड के राजा, अब ये महाराष्ट्र को लेकर के क्या करेंगे भारत का, इसलिए इसने क्या किया, इस चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि ये जो पूरा महाराष्ट्र है ये किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड कर रहा था, इसके बदले इसने कहा कि हमें सालाना 10 पाउंड क्या करेंगे, आप भेजते रहेंगे, और यहाँ पे आप व्यापार करिए। और यहीं पे आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र है सूती वस्त्र का सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री खुला, और इसीलिए रोजगार का सेंटर माना जाता है महाराष्ट्र को। बहुत सारे लोग बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से लोग जाते थे महाराष्ट्र उस समय व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या फिर रोजगार के लिए। कि जैसे सूती वस्त्र का उद्योग है भाई, तो वहां पे फैक्ट्री लगी, तो वहां पे फैक्ट्री को मजदूर चाहिए, मजदूरी का काम कर रहे हैं, या फिर उसके अगल बगल वहां पे दुकानें खोल लिए हैं, दुकानों से उनको रोजगार मिल चुका है, या अगर इसके साथ वहां पे उन्होंने कोई गाड़ियां ले ली है तो गाड़ी का सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत तरह के इस प्रकार से रोजगार का सेंटर महाराष्ट्र बन चुका था, ठीक है। तो ये समझिए कैसे। अब आइए मैं एक फ्रेश मैप बना रहा हूं, इस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार अंग्रेजों की स्थिति आप मजबूत। ये रहा आपका सूरत वाला क्षेत्र, इनकी पहली व्यापारिक कोठी है। ये आंध्र प्रदेश में आ चुके हैं, इस पूरे मद्रास इनको मिल चुका है। ये आपका मैसूर है, केवल ये अभी इनके हाथ में नहीं है। ये पूरा महाराष्ट्र इनको मिल चुका है, बंगाल भी इनको अधीन आ चुका है जमींदारी में। ये तो तिलक में ही पूरा महाराष्ट्र इनको मिल चुका है। तो देखिए बचा क्या क्या क्षेत्र है, अगर मैं पूरा मैप एक बार बना करके दिखाऊं आपको, ठीक है ना। इस मैप को एक बार मैं बनाता हूं, ठीक है, भारत का एक बार मैप बना लिया जाए, उसके बाद मैं आपको पूरी अच्छे से चीजों को समझाऊंगा भाई। देखिएगा ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मैसूर, ये हो गया आपका कर्नाटक। देखिए कैसे समझना होगा आपको चीजें। ये हो गया हैदराबाद का निजाम का क्षेत्र, ये हो गया पूरा बंगाल, उसके बाद ये हो गया पूरा पंजाब, ये हो गया आपका अवध, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है, या मराठा भी कह सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजों का देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये पूरा पहले मैसूर वाला मद्रास ये इनको मिल चुका है। कैसे मिला भाई, किराए में इनको मिल चुका है। और यहीं पे मद्रास की स्थापना भी इसने कर ली थी। किसने की थी भाई, फ्रांसीसी डे ने की थी, ठीक है। और यहीं पे फ्रांसीसी डे ने मद्रास शहर को बसाया, और यहीं पे सेंट डेविड किला का भी निर्माण कराया। क्लियर है, सेंट डेविड किला का निर्माण कराया। इसके बाद आपने देखा ये सूरत वाला क्षेत्र भी इनके अधीन हो चुका है। ये पूरा महाराष्ट्र इनको दहेज में मिल चुका है। उसके बाद ये बंगाल इनको क्या मिला, जमींदारी में मिल चुका है। 1639 में ये पूरा मद्रास इनको मिल चुका था, जमींदारी में बंगाल मिल चुका है। और बंगाल को भी एक प्लान सिटी यानी कि कलकत्ता जो शहर बसाया गया, वो किसने बसाया था, जॉब चार्नोक ने। तो ये सब पूछा जाता है, ये सब नोट्स में लिखा, जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर को बसाया, और यहीं पे इन्होंने फोर्ट विलियम्स किला का भी निर्माण कराया, ठीक है। और याद करिए यहीं पे बंगाल में मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों ने अपनी एक बस्ती बसाई थी चंद्रनगर, और इसके ही जस्ट बगल में एक किले का निर्माण कराया है बंगाल में। किसने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन सा किला है, फोर्ट विलियम्स किला, ठीक है।
कलकत्ता शहर का निर्माण किसने किया? जॉर्ज चारनॉक ने। तो अब देखिए अंग्रेजों का ये पूरा क्षेत्र, ये देखिए येलो कलर से जो दिखा रहा है ये हो गया 3 जो सेंटर आप देख रहे होंगे, ये 3 सेंटर। एक सेंटर हो गया आपका कौन कौन सा? तो ये हो गया एक सेंटर आपका बंगाल, ठीक है, एक सेंटर हो गया ये आपका पूरा बंगाल अंग्रेजों का अधीन, बड़ा क्षेत्र एक महाराष्ट्र, एक बड़ा क्षेत्र, और ये एक मद्रास। ठीक, अब इसको मैं मैप में दिखाता हूं, समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक, ठीक है, देखिएगा भाई। देखिए ये हो गया आपका पूरा बंगाल, ये पूरा बंगाल में अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी है इसकी जमींदारी पूरी, ठीक है, इसकी जमींदारी अंग्रेजों को मिल चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा मद्रास मिल चुका है किराए में, यहाँ पे इसकी स्थापना सेंट डेविड किला, यहाँ पे फोर्ट विलियम, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। देखिए ये अंग्रेजों का 3 महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा, 3 मुख्य केंद्र अंग्रेजों का ये बन जाएगा। और इसकी जो दूरी है बंगाल से महाराष्ट्र की दूरी, या फिर बंगाल से मद्रास की दूरी, या फिर मद्रास से महाराष्ट्र की दूरी काफी अधिक है भाई। तो अब यहाँ पर जो व्यापार है बढ़िया से अंग्रेज कर सके, इसके लिए ये क्या करेंगे, तीनों केंद्र में गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। और यही एक चैप्टर आप पढ़ते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का अपना एक गवर्नर होगा, मद्रास का अपना एक गवर्नर होगा, और बंगाल का अपना एक गवर्नर होगा, जो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे व्यापार की सारी प्रक्रियाएं देख रही होगी। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र का गवर्नर देख रहा होगा, और मद्रास का गवर्नर मद्रास के क्षेत्र में पूरे ट्रेड को देख रहा होगा। लेकिन इसी क्रम में ये होता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, जो व्यापार करने आया था, व्यापार करने के साथ साथ ये जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगेगा। और राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का मतलब ये कि जो बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे, नवाब कहने का मतलब जो बंगाल का जो मुगल बादशाह होते थे, अगला जैसे कि आज जो नवाब है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के मृत्यु के बाद अगला कौन नवाब बनेगा, अब ये डिसाइड कौन करने लग गया था, अंग्रेज। मतलब कि अगला राजा अगर मैं बनाऊं तो भाई सिंपल सी बात है, राजा तो आप हैं लेकिन कंट्रोल मेरा ही होगा। तो बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप अब कौन करने लग गया था, बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर ये डिसाइड करने लग गया था कि इस क्षेत्र में इसका नवाब कौन बनेगा। अगर अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग बैठा रहा हो जिसको, तो सिंपल सी बात है, इससे क्या करेगा भाई, पूरी तरह से इसको लूटेगा, क्योंकि ये तो अंग्रेज जब चाहे इसको हटा भी दे, ये भी डर इसके नवाब के ऊपर रहेगा। तो खजाने की लूटपाट, तो ये देखा जा रहा है कि जो बंगाल का जो गवर्नर है कंपैरेटिवली महाराष्ट्र के गवर्नर से और मद्रास के गवर्नर से क्या है, काफी आगे निकल चुका है, काफी ज्यादा क्षेत्र का विस्तार कर चुका है, क्योंकि अब इसके पास केवल व्यापार ही नहीं करना है बल्कि इसको राजनीतिक सिस्टम को भी चलाना है। अगला राजा कौन बनेगा, वहां पे टैक्स की सारी चीजें को कैसे देखनी, वो सारी चीजें बंगाल के गवर्नर के ऊपर था। इसीलिए अब क्या होगा कि ये बंगाल का गवर्नर काफी आगे निकल चुका है, और इसे भी गवर्नर हम कहें, इसे भी गवर्नर हम कहें, और इसे भी गवर्नर कहें, और ये इतना आगे निकल चुका है। अब ऐसे समझिए 3 व्यक्ति है ट्रैक मेंटेनर, लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है जो जेई का काम है, तो अगर उसको भी मैं ट्रैक मेंटेनर कहूं तो क्या सही, इसलिए उसको जेई कहना सही होगा। इसीलिए कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर है अब उसको कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आके महाराष्ट्र का गवर्नर और फिर मद्रास का गवर्नर आके काम करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इस मैप में हम लोग आते हैं, इस मैप में आप जब देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये मद्रास वाला क्षेत्र बंगाल के अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, ये बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ चुका था, महाराष्ट्र इनके अधीन आ चुका था, अब अंग्रेज क्या करेंगे, ये मैसूर वाला क्षेत्र को क्या करना चाहेगा, अपने अधीन करना चाहेगा। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया भी है 10 मिनट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना देखिए यही चीज है, इतना ही आपको पढ़ के खत्म हो जाए, लेकिन इसको मैं बहुत चीजों को अच्छे से समझाऊंगा भी, ठीक है। तो ये आपका फिर ये मैसूर को अपने अधीन कर लेगा, ये जीत लेगा। उसके बाद मैसूर के बाद ये हैदराबाद निजाम को आराम से अपने में मिला लेगा। उसके बाद ये पंजाब के साथ युद्ध करके पंजाब को अपने साथ मिलाएगा, और फिर ये अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर क्या कर लेगा, अवध को भी अपने क्षेत्र में कर लेगा। तो देखिए अंग्रेज अब क्या कर लिया, बंगाल, कर्नाटक,
मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पूरा पंजाब में अपना वर्चस्व फैला चुका है और अवध में भी अपना, यानी अब पूरे भारत में क्या हो चुका है, अंग्रेजों का कंट्रोल। अब इसीलिए कहा जाने लगा कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हम इसको कह रहे हैं, अब इसको हम कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन 1856 तक आते आते अंग्रेजों का जो शोषण, भारतीय जो शासक थे, भारतीय जो राजा थे, इतने अधिक चरम सीमा पे चढ़ चुकी थी कि सारे राजा मतलब बौखलाए हैं कि हम कैसे अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दें। बस इंतजार कर रहे थे कि एक आग की चिंगारी निकले और उस आग की चिंगारी में हम लोग भी क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और उसी का परिणाम देखते हैं 1857 का विद्रोह। और यहीं से फिर अगला चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1857 का विद्रोह। रुकिए भाई, अभी दूसरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, दूसरा चैप्टर तो अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। हम लोग बता रहे हैं कि तीसरा चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे 1857 का विद्रोह, आपको समझ में आना चाहिए कैसे स्टार्ट होता है 1857 का विद्रोह, तीसरा चैप्टर। और इसी क्रम में आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि मैंने ये भी बता दिया है कि जो एक चैप्टर पढ़ते हैं गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय, तो यही 1857 के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा मोनोपोली सिस्टम समाप्त होगा। अब डायरेक्ट अंग्रेज जो संसद है अंग्रेज की, इंग्लैंड की, वहां से भारत का क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, वहां से प्रतिनिधित्व भेजा जाएगा जिसको कहा जाएगा वाइसराय। तो फिर वाइसराय वाला पद चलेगा और फिर वही वाइसराय राष्ट्रपति कहा जाता। तो देखिए सिलेबस में आइए, तो सिलेबस में आपको यहां मैंने लिखा नहीं है शायद गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना, तो समझ में आ गया, मैंने पढ़ा दिया है इसलिए उसकी मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं। तो 3 चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, ये अभी तो स्टार्ट हुआ है। भारत का ब्रिटिश का कैसे विस्तार हुआ ये तो अभी पूरा बताना ही बाकी है। अभी तो मैंने बस समझिए कि पिलर ढाला है भाई, ठीक है ना, अभी तो पूरा दीवार खड़ा करना है। तो अब हम लोग यहां तक चीजें समझे आया, पहले इसको नोट्स में देखते हैं। अब पहले ऐसे समझिए कि अब हम लोग पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ये बंगाल वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा जो बंगाल आप देख रहे हैं, इस बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता। क्योंकि इनको तो अभी केवल जमींदारी मिली थी भाई, कि आप इतना हमको क्या करेंगे, जमींदारी टैक्स देंगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैसे, जो मैंने आपको बताया कि ये भारत में व्यापार करने के साथ कैसे अपनी राजनीतिक व्यवस्था को फैला देगा। आप देखेंगे इसी में पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि के बाद ये पूरा बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो उसको हम लोग पहले समझेंगे, पूरा बंगाल को कैसे जीता अंग्रेज, उसके बाद समझेंगे मैसूर को कैसे अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद पंजाब को कैसे जीता, और अवध को तो कुशासन के आधार पर है कि आप जो है अच्छी तरह से शासन नहीं कर पा रहे इसीलिए, ठीक है। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले बंगाल का हम लोग समझेंगे, इससे पहले नोट्स में आइए, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको मैं आपको पहले रिकॉल करा दूं, समझा दूं अच्छे तरीके से नोट्स में भी, ठीक है भाई। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, गठन हुई, जिसको 15 साल के लिए इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ ने क्या किया, एक मोनोपोली दे दिया है कि आप भारत के साथ समुद्री मार्ग से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। इस समय मुगल बादशाह कौन है, अकबर है। मुगल बादशाह कौन है भाई, गठन के समय कौन है, मुगल बादशाह अकबर है, याद रखना है। उसके बाद 1608 में इंग्लैंड के राजा कौन है, जेम्स प्रथम ने, इन्होंने अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को 1608 में कहां भेजा है, भारत भेजा है। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर जहाज में भारत आए और सूरत बंदरगाह में उतरा और सूरत में ही इन्होंने अस्थायी व्यापारिक कोठी 1608 में बनाए, याद रखना है। और ये मुगल बादशाह किनसे मिले थे भाई, जहांगीर से मिले थे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ भी है। 1609 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से कहां पे मिले, आगरा में मिलते हैं। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और जहांगीर हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। लेकिन हॉकिंस को व्यापारिक कोठी की परमिशन नहीं मिलता। इनको कितना का मनसब मिला था ये नोट्स में लिखा नहीं है। तो देखिए यही सब काम है भाई, क्योंकि हर चीज लिख देना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि चीजें फ्लो में निकलती है जब पढ़ाया जाता है तब। चलिए लिखा गया, खैर टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए देखिए 1611 में फिर क्या हुआ, फाइनली जो जहांगीर का जो क्षेत्र नहीं है मसूलीपट्टनम, वहां पे इनको अस्थाई व्यापारिक कोठी का व्यापार स्थापना करने का क्या मिलता है, अधिकार मिल जाता है। इस तरफ जहांगीर का उतना ध्यान नहीं था मसूलीपट्टनम तरफ, इसलिए इनको क्या करता है, अधिकार मिल जाता। इधर जहांगीर का अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी जहांगीर ने हॉकिंस को 1600 का, अच्छा हाँ, ये पहला अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी होगी कहाँ पे, दक्षिण भारत में।
और जहांगीर ने कैप्टन होकर को कितना का मनसब प्रदान किया था? 400 का मनसब प्रदान किया था, ये भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने क्या किया था? 1612 में अंग्रेजों के ऊपर एक आक्रमण कर दिया था। जो सूरत जो अस्थायी व्यापारिक कोठी थी, इसी को आप क्या कहते हैं? जवाली का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसी विजय से प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में अस्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में खोलने का अधिकार दे देता है अंग्रेजों को। ठीक है, सूरत में अंग्रेजों की पहली अस्थायी व्यापारिक कोठी 1613 में खुला और 1608 में अस्थायी व्यापारिक कोठी सूरत में इसकी थी। ठीक है, दक्षिण भारत में अस्थायी कोठी 16 से 11 मसूलीपट्टनम में। 1639 की घटना आपको याद है कि पूरा मद्रास क्या मिलता है इनको? किराए में मिल जाता है। सॉरी, आंध्र प्रदेश वाली घटना है। कुतुब शाह से ये मिलते हैं अंग्रेज, कहते हैं कि आप बदले में क्या लेना चाहते हैं? पूरा आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह है हमें दीजिए, हम वहां से व्यापार करना चाहते हैं। तो कुतुब शाह को 500 पैगोडा साल भर में किराए में मिल जाता है। मद्रास को प्लान वे में फ्रांसीसी डे ने स्थापित किया था। ठीक है, फ्रांस के संस्थापक पूछेगा तो कौन है? तो फ्रांसीसी डे है। और मद्रास में ही इन्होंने सेंट डेविड किला बनाया था। मद्रास में अंग्रेज काफी मजबूत हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब बंगाल का क्षेत्र भी क्या है? मुगल बादशाह के बारे में मैंने बताया था कि जो उनके जमींदार थे उनको टैक्स देना बंद कर दिए थे, जिसके कारण मुगल बादशाह को पैसे मिल नहीं रहे, खजाने खाली हो रही थी। इसलिए इन्होंने देखा कि अंग्रेज को अच्छा है, इससे अच्छा दे दे जमींदारी पे बंगाल को, यहाँ पे ये व्यापार करेंगे, बदले में ये हमको टैक्स देंगे। तो जमींदारी पे अंग्रेजों को मिल चुका है अब पूरा बंगाल वाला क्षेत्र। और इन्होंने ही कलकत्ता शहर को बसाया अंग्रेजों ने, और एक किला भी बनाया था, फोर्ट विलियम्स किला। ठीक है, तो कोलकाता के संस्थापक पूछेगा तो कौन होंगे? जॉब चार्नोक। मुंबई आपको मैंने बताया पूरा तिलक में ही क्या मिल चुका है? अंग्रेजों को मिल चुका है। पुर्तगाली का अधीन था ये वाला क्षेत्र। और राजकुमारी कैथरीन के विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी और तिलक में पूरा महाराष्ट्र चार्ल्स द्वितीय को मिला। चार्ल्स द्वितीय ने क्या करते हैं? महाराष्ट्र को लेकर कोई काम था नहीं, इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। बदले में इसने कहा कि हमें साल में 10 पाउंड चाहिए, आप हमें देंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए पूरा महाराष्ट्र ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका है। और सभी को महाराष्ट्र में देखिए यहाँ पे मैंने बताया उद्योग फैक्ट्री खोलने की परमिशन दिया, बदले उसको किराया वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बहुत सारे को कहा कि आप फैक्ट्री लगाइए। ठीक है, जो भारतीय भी जो राज्य थे उनको कहा कि फैक्ट्री, बदले में आप क्या करेंगे? हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को वो टैक्स देंगे। बहुत सारी फैक्ट्री बंबई में बस गए थे, रोजगार के लिए बंबई शिफ्ट होने लगे। ठीक है, लोग धीरे धीरे इस प्रकार से आबादी बंबई की बढ़ती चली गई। अब अंग्रेज के देखिए 3 मेन सेंटर हेडक्वार्टर बन चुके हैं, बंगाल, बंबई और मद्रास। ये मैप देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र 1688 में पूरा अंग्रेज के अधीन आ चुका था। बंगाल 1669 तक, अभी हम इसको पढ़ाएंगे भी आपको। ठीक है ना, तो यह आपको बंगाल में इसकी जमींदारी इनको मिल जाती है। और ये पूरा मद्रास 1639 में। तो दिए थे मद्रास, ये कर्नाटक युद्ध आपको पता है कैसे अंग्रेजों के अधीन पूरा हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध में मैंने बता दिया है, फ्रांसीसी के साथ युद्ध करेंगे। अब पहले देखेंगे कि ये जो बंगाल देख रहे हैं कि कैसे ये बंगाल को जो जमींदारी में इनको मिला है, अब ये कैसे पूरा अपने अधीन कर लेगा इस क्षेत्र को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रांस की जो व्यापारिक कोठी है, तो खैर ये हमने करवा रखा है। ठीक है, तो ये जितना हमने बताया ये नोट्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 1640 में, अच्छा मद्रास स्थल की स्थापना का डेट पूछेगा तो 1640 में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है क्या कि 1698 में, ये देखिए पॉइंट को ध्यान देना है, 1698 में 3 गांव हैं बंगाल के अंग्रेजों ने प्राप्त किए व्यापार के लिए। ठीक है ना, मतलब 3, देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा बंगाल कहने का मतलब क्या है, 3 गांव थे बंगाल के, जो 3 गांव थे वो अंग्रेज को दे दिए जाते हैं। ठीक है, मुगल बादशाह के द्वारा। एक है कालीकटा, देखिए यहाँ लिखा हुआ सारा कुछ, कालीकटा यहाँ लिखा हुआ है, गोविंदपुर आपको देखने को मिल जाएगा, और सुतानती। ठीक है, इन तीनों गांवों पर क्या हुआ था, 1700 में जॉब चार्नोक द्वारा आधुनिक कलकत्ता, तो ये जो कलकत्ता है ना, इन तीनों गांवों को मिला करके ही कलकत्ता शहर बसाया गया। ठीक है, जॉब चार्नोक के द्वारा। और ये इस प्रकार से कलकत्ता की कहानी है। कलकत्ता पूरा जो स्थापना हुआ जॉब चार्नोक के द्वारा, और कलकत्ता को ही अलीनगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगला हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें एक अलीनगर की संधि के बारे में जिक्र करूंगा। तो अलीनगर की संधि मतलब क्या है, कलकत्ता में संधि हो रही है। कलकत्ता मतलब 3 गांव को मिला करके कलकत्ता शहर को बसाया गया था जॉब चार्नोक के द्वारा, कालीकट, गोविंदपुर और सुतानती। ठीक है, सुतानती। तो 1698 में 3 गांव कौन कौन है बंगाल के, याद हो गया, जो अंग्रेजों ने प्राप्त किए थे व्यापार के लिए, मुगल बादशाह ने दिए थे। क्लियर हो गया। और 1688 से जो अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, 1668 से लेके 1677 में अंग्रेज गवर्नर जो है गार्लोड अंग्यार के द्वारा आधुनिक मुंबई की, अच्छा मुंबई की, अच्छा जो महाराष्ट्र जो इनको मिल गया था, मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था, तो अंग्यार, ऐसे नाम याद रखना, केवल अंग्यार है, ये आप टिक कर लेंगे ऑप्शन। ठीक है, अंग्यार के द्वारा 1668 से लेके 1677। तो आप क्या समझ पाए कि नहीं, पहले ये बताइए भाई। देखिए समझिए चीजों को, जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आया था, अब इसने कैसे अपना विस्तार किया, ये समझ में आया आपको। सूरत में इनको मिल चुका है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और ये कर्नाटक तो जीत ही चुका है, तो ये पूरा मद्रास इसके हाथ में आ चुका है। अब
बंगाल इनको जमींदारी में मिल चुका है, कलकत्ता शहर की स्थापना कर चुका है, फोर्ट विलियम किला बना चुका है, यहाँ सेंट डेविड किला बना लिया है। महाराष्ट्र पूरा क्षेत्र इनको मिल चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र इनको मिल चुका है, अंग्यार ने इनकी स्थापना की है महाराष्ट्र को। तो ये 3 क्षेत्र इनके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब इसके विस्तार में यही तो पढ़ना ना कि कैसे बंगाल को अब ये अपने अधीन करेगा, ठीक है। पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध इसमें पढ़ेंगे। फिर ये जो मैसूर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस मैसूर वाला क्षेत्र को ये कैसे जीतेगा। फिर ये हैदराबाद वाला निजाम को अपने अधीन कर लेगा, पूरा पंजाब ये जीत लेगा, ठीक है। उसके बाद ये अवध को जीत लेगा। इस प्रकार से पूरा भारत में इसका विस्तार हो जाएगा। तो यही पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पहले बंगाल के बारे देखेंगे, ठीक है, फिर ये मैसूर के बारे हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर पंजाब को जीतेंगे और अवध और हैदराबाद। तो यही मेन चैप्टर है ब्रिटिश का भारत में विस्तार। समझ में आया। और यही इसको जब हम जीतेंगे अवध को 1856 के बाद, यही अगला फिर इसके बाद हम लोग विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा 1857। अंग्रेजों के खिलाफ जो भारतीय राजा, जो अंग्रेजों ने शोषण किया 100 सालों तक, भाई देखिए बंगाल को पूर्ण रूप से 1765 में, ठीक है ना, इलाहाबाद की संधि के तहत क्या कर लेता है, अंग्रेज अपने अधीन कर लेता। अभी तो भाई केवल जमींदारी के लिए मिला है, अभी पूरा अधिकार हकनामा इनको नहीं मिला अंग्रेजों को, बस अंग्रेज अब यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, खुलेआम इनको मिल चुका है। लेकिन फाइनली 1765 में इलाहाबाद की ये संधि करेगा, ठीक है। इलाहाबाद के संधि का मतलब कि पूरे बंगाल में अब फ्री, टैक्स फ्री अब ये व्यापार कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और पूरा खजाना बंगाल का ये लूटेगा। आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से मीर जाफर की कहानी आएगी, फिर मीर कासिम आएंगे, फिर मीर जाफर आएंगे, तो वो सारी सिस्टम को समझेंगे। तो 1765 से लेकर के 1856 तक की कहानी है। मतलब ये 100 साल ये बीच में अंग्रेज किस प्रकार से पूरे भारत में, ठीक है ना, किस प्रकार से शोषण करेंगे। और ये 100 साल का जो शोषण होता है, इसका ही परिणाम या कह सकते हैं इसी का गुस्सा जो फूटता है वो होता है 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो अगले ये आपका पूरा पिलर है भाई खड़े। अगले चैप्टर, अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको, कि अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ बंगाल में किस प्रकार से हुआ, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग अध्ययन करेंगे मद्रास वाला क्षेत्र को कैसे अपने अधीन मिलाया। फिर हम लोग पढ़ेंगे पंजाब को, उसके बाद अवध और हैदराबाद। तब जाके फिर अगला नया चैप्टर स्टार्ट होगा 18। तो 3-4 क्लासेस अभी और लगेगी, ठीक है भाई। तो चलिए, और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फोकस स्टडी विद अभी है ये हमारा एप्लीकेशन। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी ईमानदारी पूर्वक मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाऊँ, चीज़ों को डिलीवर करूँ, कोई चीज़ को रटवाऊँ नहीं, चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक वे में इंटरलिंक कर सके। जैसे कि सिलेबस है भाई मॉडर्न हिस्ट्री का, यूरोप पे कंपनी का आगमन, तो आप लिंक अप कर सके हैं कि इसके बाद अंग्रेजों का विस्तार हुआ, और यहीं पे आपने गवर्नर जनरल का भी चैप्टर, तीनों को आपने लिंक अप कर चुका। और इसके बाद फिर 1857 का विद्रोह, फिर आप देखेंगे जनजातीय विद्रोह, फिर 1858 से लेकर 1916 तक हम लोग चलेंगे, फिर गांधी युग को देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।